हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूरोपियों के आगमन। और यूरोपियों के आगमन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंग्रेजों का आगमन। अर्थात दोस्तों, जो यूरोपियों का जो आगमन होता है, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं और तीसरे नंबर पर आते हैं अंग्रेज। लेकिन दोस्तों, ये जो अंग्रेज थे ये भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। कभी नहीं सोचा था कि भारत में हम शासन भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है और उसके बाद दोस्तों इन्हें लगने लगता है कि अब भारत में शासन भी किया जा सकता है, क्योंकि औरंगजेब के बाद जो मुगल बादशाह बने थे वो एक निठल्ले, एक निकम्मे भी कह सकते हैं हम, क्योंकि दोस्तों इतने योग्य नहीं थे। अंतिम मुगल बादशाह जो योग्य था वो था औरंगजेब 1707। उसके बाद तो दोस्तों अंग्रेजों को लगने लगा था कि भारत पर शासन भी किया जा सकता है। तो आज दोस्तों हम अंग्रेजों के आगमन और मुगल शासकों के समय कौन कौन से राजदूत भेजे गए थे, कहां कहां पर अपनी कोठी स्थापित की गई थी और अंग्रेज भारत में सफल क्यों हुए थे, आज हम इन सभी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आधुनिक भारत की बात करें, आपको मैं एक बार बता देता हूं, अगर आधुनिक भारत की बात करें तो दोस्तों उसमें जो ये अंग्रेजों का जो आगमन है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर अंग्रेजों के आगमन को आपने नहीं पढ़ा तो आधुनिक भारत का इतिहास एक अधूरा है। क्योंकि दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, फिर अंग्रेजों को ब्रिटिश सरकार का शासन और वो एक्ट, सारी चीजें यहीं पर छुपे हुए हैं अंग्रेजों के आगमन से ही। अगर अंग्रेज ही नहीं आते तो ना वो रोल, हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, कोई से भी एक्ट की बात करें, भारत के संविधान की भी बात करें, उसमें भी जो काफी कुछ लिया गया है वो भी ब्रिटेन की संविधान से ही लिया गया है और संसदीय प्रणाली भी वहीं से। तो कहने का मतलब ये है कि जो अंग्रेजों का जो आगमन है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यूरोपियों की बात करें तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आते हैं। कौन आते हैं? पुर्तगाली आए, ठीक है ना। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए थे। कौन आए? डच आए। डचों के बाद दोस्तों भारत में आते हैं अंग्रेज आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? अंग्रेज आते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आप समझना, जो पुर्तगाली 1498 कंपनी की स्थापना 1498 में, जो डच है डच कंपनी की स्थापना 1602 में और अंग्रेज कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। क्योंकि दोस्तों यहां पर एक प्रश्न छुपा हुआ है। वो प्रश्न ये छुपा हुआ है, डच आते तो भारत में अंग्रेजों से पहले हैं, डच आते तो भारत में अंग्रेजों से पहले हैं, लेकिन जब कंपनी की बात की जाएगी तो कंपनी की जब बात की जाएगी तो डच कंपनी की स्थापना अंग्रेज कंपनी की स्थापना के बाद में होती है। क्योंकि डच कंपनी से पहले भारत में किसकी स्थापना की जाती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में, ठीक है। यहां तक दोस्तों हमारा ये क्लियर हो गया। अब दोस्तों समझना, हमारा टॉपिक है अंग्रेज, ठीक है ना। अब जो ये अंग्रेज हैं आएंगे भारत में, जैसे आपको मैंने पुर्तगालियों को पढ़ाया था, डचों को पढ़ाया था, उसी तरीके से ये भी भारत आए। आने के बाद यहां पर क्या करेंगे? अपनी कोठी स्थापित करेंगे। कोठियों से पहले एक कंपनी स्थापित करेंगे, ठीक है ना। उसका नाम था दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी। कब की गई थी दोस्तों स्थापना? ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1599 1600 ईस्वी में की गई थी। कब की गई? 1599 1600 ईस्वी में की गई थी। ये 1599 भी ठीक है और 1600 भी, लेकिन जो ये 1600 है ये ज्यादा आता है, ठीक है ना। 1600 ईस्वी में की गई थी, एक कंपनी थी साहब, उसकी स्थापना की जाती है 1600 ईस्वी में, ठीक है ना। अब दोस्तों जो ये कंपनी है, ये कंपनी किसकी है? हम बात करें फ्रांस कंपनी की बात करें, डचों की बात करें, वो एक सरकारी कंपनी थी। क्या थी? सरकारी कंपनी थी। लेकिन दोस्तों यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यह एक क्या थी? निजी कंपनी थी। क्या थी? निजी कंपनी थी, जिसे हम कह सकते हैं प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी थी। क्या थी दोस्तों? प्राइवेट कंपनी थी, ये एक निजी कंपनी थी, ठीक है ना। अब ये जो प्राइवेट कंपनी थी
इसमें दोस्तों 217 साझेदार थे। साझेदार कितने थे? 217 साझेदार थे। दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसमें जो साझेदार, जो पार्टनर थे वो 217 थे। ठीक है ना। एक निजी कंपनी थी जिसे हम एक प्राइवेट कंपनी भी कहते हैं, ठीक है ना, सरकारी कंपनी नहीं थी। तो दोस्तों इस ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी का नाम क्या है भाई? महारानी का नाम है एलिजाबेथ प्रथम। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्वी देश या हम यहां पर यह भी कह सकते हैं भारत, क्योंकि पूर्वी देशों में भारत आ रहा, पूर्वी देशों के साथ 15 वर्ष का एकाधिकार दे दिया। ये एकाधिकार को समझना, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्थात दोस्तों जो ब्रिटेन की जो महारानी थी, जिसका नाम एलिजाबेथ प्रथम था, उन्होंने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का 15 वर्ष का क्या दे दिया? एकाधिकार दे दिया। इसका मतलब यह है ब्रिटेन की केवल एक कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती है और उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। कितने का दे दिया? 15 वर्ष का। अब दोस्तों होता क्या है, अब इस कंपनी ने पहली बात तो यह है, इस कंपनी से आपके प्रश्न भी जुड़े हुए हैं। जब इस कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय मुगल बादशाह कौन था भाई? कभी कभी ये छोटे एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों इस समय जो मुगल बादशाह था वो कौन था? अकबर था। कौन था दोस्तों? अकबर। क्योंकि अकबर दोस्तों 1605 ईस्वी तक रहता है। कब तक रहता है? 1605 ईस्वी तक रहता है। 1556 ईस्वी से 1556 से कब तक रहता है? 1605 ईस्वी तक रहता है अकबर। ठीक है भाई, 1556 से 1605। तो मुगल बादशाह कौन था? अकबर। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर राजगद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है? जहांगीर, जो दोस्तों 1605 से कब तक? 1627 तक। कब तक? 1627 तक। ठीक है ना, 1627 तक राजगद्दी पर बैठते हैं जहांगीर। ठीक है ना। तो दोस्तों जब हम स्थापना की बात करेंगे, स्थापना तो किसके समय की गई थी दोस्तों? अकबर के समय की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की किसके समय की गई थी? अकबर के समय की गई थी। ठीक है ना। अब आ रहा है जहांगीर। कौन आ रहा है? जहांगीर। अब जहांगीर के समय क्या होगा? अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में ही हो जाती है, भारत में ब्रिटेन में ही घोषित कर दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें कितने साझेदार होते हैं? 217 साझेदार होते हैं। ठीक है भाई, एक प्राइवेट कंपनी थी, एक निजी कंपनी थी ये, इसमें सरकारी कंपनी ये नहीं थी। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में, किसके रूप में? राजदूत। भाई अब राजदूत भी भेजेंगे अपने, ठीक है ना, अनुमति लेने के लिए भाई। ठीक है ना। राजदूत के रूप में राजदूत कौन आएंगे? हॉकिंस आएंगे। सबसे पहले कौन आएंगे? हॉकिंस। कब आए दोस्तों? 1608 ईस्वी में हॉकिंस आए, जो 1608 से 1611 ईस्वी तक रहते हैं। कौन आए? हॉकिंस आए। 1608 में आए। सबसे पहले कहां पर? सूरत आए। कहां पर आए? सूरत आए। ठीक है ना, सूरत पहुंचे थे। ठीक है भाई। अब समझना दोस्तों, यहां पर हमारा जो प्रश्न बनता है, जो ये हॉकिंस आया था, ये कौन से जहाज से आया था? जहाज का नाम भी पूछ लिया जाता है। ये जहाज था हेक्टर जहाज। कौन सा? हेक्टर जहाज का नाम था। हेक्टर जहाज से भारत आते हैं। अब समझना दोस्तों,
यूं तो भारत में दोस्तों अंग्रेज और भी आए थे, रॉल्फ फिंच भी आया था। किसके समय आया था? अकबर के समय आया था रॉल्फ फिंच, जिसने जहांगीर और अनारकली की प्रेम कहानी का भी उल्लेख किया था। आगरा के बारे में, फतेहपुर सीकरी के बड़े बड़े नगरों का भी उल्लेख किया था। लेकिन दोस्तों वो थल मार्ग से भारत में आया था। किस मार्ग से आया था? थल मार्ग से भारत में आया था। लेकिन जो दोस्तों ये हॉकिंस है, ये पहला नागरिक था या पहला अंग्रेज था जो दोस्तों किससे आता है? जल मार्ग से भारत आया था। किससे? जल मार्ग से। किससे आया दोस्तों? जल मार्ग से भारत में आया था हॉकिंस। और उस जहाज का नाम था, क्या नाम था दोस्तों? हेक्टर नामक जहाज था जिससे भारत आया था। ठीक है भाई, क्योंकि यह बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। अकबर के शासनकाल में रॉल्फ फिंच भारत आया था। लेकिन दोस्तों यह थल मार्ग से आया था। किससे आया था? थल मार्ग से आया था। ठीक है ना, यह प्रश्न आप याद रखना। लेकिन जल मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज कौन था दोस्तों? हॉकिंस। अब दोस्तों ये हॉकिंस 1609 ईस्वी में आगरा में मिला। किससे मिला दोस्तों? आगरा में मिला। किससे मिलेगा? 1609 ईस्वी में मुगल बादशाह कौन है भाई? जहांगीर है। ठीक है ना, आगरा में जहांगीर से मिला। किससे मिला? जहांगीर से मिला। ठीक है ना दोस्तों, ये हॉकिंस काफी उपहार लेकर आया था। आज भी कोई अपना काम के लिए किसी बड़े अधिकारी के पास जाता है, गिफ्ट ले जाता है, उपहार ले जाता है, तो ये भी दोस्तों उपहार लेकर आया था। क्या लेकर आया था दोस्तों? उपहार लेकर आया था। तो जहांगीर से मिला, कहा जाता है 25,000 सोने के सिक्कों के बराबर उपहार लेकर आया था। कितने? 25,000 सोने के सिक्कों के बराबर गिफ्ट या उपहार लेकर आया था। ठीक है ना, कहां मिला दोस्तों? आगरा में मिला, जहांगीर से। ठीक है ना दोस्तों, जब ये हॉकिंस भारत आया था तो हॉकिंस ने जान लिया था मुगल बादशाहों के बारे में। क्योंकि जो मुगल दरबार की जो भाषा थी या मुगलों की जो राजकीय जो भाषा थी वो थी फारसी। तो ये हॉकिंस भाषा का कौन सी का ज्ञान था? फारसी का भी ज्ञान था। किसका ज्ञान था? फारसी का ज्ञान था। और दोस्तों तुर्की भी जानता था। कौन सी? तुर्की भी जानता था। लेकिन दोस्तों मुगल राज दरबार की जो भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी थी। एक प्रश्न आप नोट कर लें, सल्तनत काल 1206 से 1526 तक की, और दोस्तों मुगल काल की भी जो राजकीय जो भाषा थी वो फारसी थी। तो दोस्तों हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की। किस में बात की? फारसी भाषा में बात की। तो जहांगीर बहुत खुश हुआ। भाई हमारी भाषा में ही बातें कर रहे हैं। जहांगीर बहुत खुश हुआ हॉकिंस से। किससे? हॉकिंस से जहांगीर बहुत खुश हुआ। और जहांगीर ने इसे हॉकिंस को खान की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? खान की उपाधि दी। और जहांगीर ने दोस्तों हॉकिंस को 400 का मनसबदार बनाया। कितने का मनसबदार बनाया था दोस्तों? 400 का हॉकिंस को मनसबदार बनाया। और हॉकिंस आया भारत में कंपनी की अनुमति प्राप्त करने के लिए था। लेकिन दोस्तों भारत में अनुमति प्राप्त नहीं कर पाया कंपनी खोलने की। कौन? हॉकिंस। अगर यह प्रश्न पूछा जाए क्या हॉकिंस भारत में कंपनी खोलने की अनुमति प्राप्त कर पाया या नहीं, तो नहीं कर पाया दोस्तों। ठीक है ना, नहीं कर पाया। अच्छा सम्मान किया, 400 का मनसबदार बनाया। जहांगीर ने खान की उपाधि भी दी। ठीक है ना, तो लेकिन दोस्तों भारत में कंपनी खोलने की अनुमति नहीं दी, कोठी खोलने की अनुमति नहीं दी। क्योंकि दोस्तों जहांगीर के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि भारत में इस समय पुर्तगाली भी थे। कौन थे दोस्तों? पुर्तगाली। तो ये पुर्तगाली दोस्तों जहांगीर का क्या कर रहे थे? विरोध भी करते। क्योंकि जहांगीर को ये लग गया था अगर मैंने अंग्रेजों को भारत में कोठी खोलने की अनुमति दी तो ये जो पुर्तगाली है ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे विरोधी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विरोधी हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों कंपनी खोलने की जहांगीर ने यहां पर अनुमति नहीं दी।
क्योंकि जब ये हॉकिंस भारत में आ रहा था दोस्तों, उस समय भी हॉकिंस को पुर्तगालियों ने रोका था, लेकिन हॉकिंस जहांगीर से मिलने में सफल रहे। ठीक है ना। कहां पर मुलाकात हुई थी? आगरा में मुलाकात हुई थी 1609 ईस्वी को। ये प्रथम राजदूत था। क्या था? प्रथम राजदूत था जो मुगलों के राज दरबार में भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है ना। यहां तक हमारी बात हो गई। ठीक है ना। यहां तक हमारी बात हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब थोड़ा सुधार भी किया है, थोड़ा मोटा भी है, दिख भी रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी आप लिख सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको तो अगली बार और भी सुधार करेंगे लेख में। ठीक है ना। तो ये दोस्तों एक क्या थी? प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अभी कोठी नहीं खोली है, अभी कोठी नहीं खोली है, राजदूत आए हैं अभी। ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब दोस्तों हम अंग्रेजों की कोठी की बात करें, कोठी की हम बात करें, कोठी जिसे कारखाना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारखाना। ठीक है ना। कोठी या कारखाना की अब हम बात करें। ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों हॉकिंस आता है, उस समय ये कोठी खोलने की अनुमति नहीं देते, लेकिन सबसे पहले हम कोठी की बात करें, सबसे पहले 1608 में सूरत में खोली। कहां पर खोली? सूरत में, सूरत में खोली। लेकिन मुगल बादशाह जहांगीर ने अनुमति नहीं दी। जहांगीर ने अनुमति नहीं दी। क्या नहीं दी? अनुमति नहीं दी, नहीं दी। ठीक है। अब मुगल बादशाह ने क्या नहीं दी दोस्तों? अनुमति नहीं दी। ठीक है ना। दोस्तों 1611 ईस्वी को मसूलीपट्टनम में खोली, पटनम में खोली। यह वैधानिक कोठी थी। क्या थी? वैधानिक कोठी, वैधानिक कोठी। आप यहां पर समझना, यहां पर समझना सबसे पहले जब हम कोठी की बात करेंगे तो सबसे पहले जो कोठी थी वो सूरत में खोली थी, लेकिन जहांगीर ने इसे अनुमति नहीं दी थी। अगर प्रश्न केवल इतना पूछा जाए कि सबसे पहले अंग्रेजों ने कोठी कहां पर स्थापित की थी, तो राइट आंसर क्या होगा? सूरत। लेकिन प्रश्न पूछा जाए सबसे पहले वैधानिक कोठी, जिसका अर्थ क्या होता है? अनुमति दी गई हो जिसके लिए, यह वैधानिक लीगल तरीके से जिसे अनुमति दी गई हो। वैधानिक कोठी की जब बात की जाएगी तो 1611 ईस्वी को कहां पर खोली जाएगी? मसूलीपट्टनम में खोली जाएगी। यह प्रश्न छोटा है लेकिन बहुत घूम फिर कर है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? अब समझना परिस्थितियां अब बदलेंगी। ठीक है ना। अब परिस्थितियां बदलेगी। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडलटन ने स्वाली में पुर्तगाली सेना को पराजित किया। अब समझना दोस्तों, अब इनकी परिस्थिति बदल रही है। अंग्रेज कैप्टन मिडलटन ने, क्योंकि मैं आपके लिए इसलिए समझा रहा हूं कि जो ये मुगल बादशाह है ये अनुमति यूं ही नहीं दे रहा है भाई। परिस्थिति आ चुकी है अब मुगल बादशाह के सामने भी, क्योंकि सबसे शक्तिशाली भारत में इस समय कौन थे? पुर्तगाली थे। क्योंकि दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो डच कंपनी से भी छोटी थी,
और उनसे भी कम आय होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो कैप्टन मिडलटन ने पुर्तगाली सेना के पराजित किया पुर्तगाली सेना को। अब भाई जो ये जहांगीर है, अब इसके दिमाग में आया भाई ये अंग्रेज तो बहुत ताकतवर है। क्या है भाई, अंग्रेज तो बहुत ताकतवर है। तो दोस्तों जो ये 1608 में जो ये कोठी खुली थी, इसको 1615 ईस्वी में अनुमति दे दी गई। कौन सी कोठी के लिए दे दी गई? जो कोठी 1608 में सूरत में खुली थी उसको 1613 ईस्वी में अनुमति दी गई। 1615 नहीं है, 1613 ईस्वी में अनुमति दी गई। कब दी गई? 1613 ईस्वी को अनुमति दी गई। अब बात यहां पर फिर की जाती है, सूरत की कोठी को अनुमति कब दी गई? 1613 में दी गई। खोली कब गई? 1608 में खोली गई थी, ठीक है ना। 1613 ईस्वी में इस कोठी को अनुमति दे दी गई। लेकिन दोस्तों 1613 से जो पहले आता है वो 1611 आता है, इसलिए वैधानिक जो कोठी होगी वो मसूलीपट्टनम की होगी। कौन सी होगी? मसूलीपट्टनम की होगी, ठीक है ना। अब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी फिर भारत में अपना राजदूत भेजेगी। क्या भेजेगी? भारत में अपना राजदूत भेजेगी। तो दोस्तों 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आते हैं भारत में। कौन आते हैं? सर टॉमस रो भारत में आते हैं, ठीक है ना। ये दोस्तों 18 सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? सूरत पहुंचते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों जनवरी 1616 ईस्वी में जहांगीर से, किससे दोस्तों? जहांगीर से कहां पर मुलाकात करते हैं? ये अजमेर में मुलाकात करते हैं। अजमेर में मिलते हैं। अब दोस्तों समझना ये प्रश्न बहुत अच्छा है। जो ये सर टॉमस रो है भारत में आता है 1615 ईस्वी में, ठीक है ना। सर टॉमस रो कहां आते हैं? सबसे पहले 18 सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत में आते हैं, ठीक है ना। इस समय दोस्तों जब सर टॉमस रो भारत आते हैं, उस समय दोस्तों जहांगीर आक्रमण करने के लिए गया हुआ था। और दोस्तों अजमेर में शाहजहां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा और खुद अजमेर से सेना का नेतृत्व कर रहे थे, खुद अजमेर में बैठे हुए थे। तो दोस्तों अजमेर में मुलाकात की जनवरी 1616 ईस्वी में। तो दोस्तों अब ये प्रश्न बनता है, ये सर टॉमस रो ज्यादा अधिकार तो भारत में नहीं प्राप्त कर पाया था, लेकिन एक बात याद रखना, कोठी खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जो हॉकिंस आया था उसे मैंने आपको समझाया भी था। जो 1608 ईस्वी में आया था वे भारत में कोठी खोलने की अनुमति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो कौन कर पाएंगे दोस्तों? अब अनुमति प्राप्त किसने की दोस्तों? सर टॉमस रो ने, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये प्रश्न आया हुआ है। भारत में कोठी खोलने की अनुमति किसने प्राप्त की? वो था दोस्तों सर टॉमस रो। कहां पर मिला? ये दोस्तों अजमेर में मिला जहांगीर से, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें आगे दोस्तों 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में, ठीक है ना। 1639 ईस्वी में मद्रास में, कहां पर? मद्रास में, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें 1651 ईस्वी में शाह शुजा ने, क्या नाम दोस्तों? शाह शुजा ने 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले
वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। कब? 1651 ईस्वी में, ठीक है ना, शाह शुजा ने दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों हम बात करें 1632 ईस्वी की, ठीक है ना, गोलकुंडा के शासक ने, गोलकुंडा के, ये प्रश्न दोस्तों एनटीए नेट में पूछा गया, गोलकुंडा के शासक ने सुनहरा फरमान जारी किया। फरमान जारी किया। कौन सा फरमान जारी किया? सुनहरा फरमान जारी किया। इसका अर्थ जारी किया, इसका अर्थ था दोस्तों, इस सुनहरा जो फरमान है इसका अर्थ था दोस्तों, जो गोलकुंडा के जो बंदरगाह हैं वहां पर दोस्तों उनसे ये जो अंग्रेज थे व्यापार कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कोठी खोली जा रही है दोस्तों, उड़ीसा में खोल ली। सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में जो गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेजों को दिया था, जिसके अनुसार गोलकुंडा के जो बंदरगाह थे उनका क्या कर सकते हैं दोस्तों, उनका व्यापार में काम ले सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय का, किसका दोस्तों? चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे होगा? पुर्तगाल की राजकुमारी किससे होगा? राजकुमारी का नाम क्या था? हेलेना से हुआ। किससे हुआ? हेलेना से नहीं, हेलेना से नहीं, कैथरीन से हुआ। कैथरीन से हुआ। किससे हुआ दोस्तों? कैथरीन से हुआ। किससे विवाह हुआ? राजकुमारी का नाम क्या था दोस्तों? कैथरीन। कैथरीन से विवाह हुआ। और दहेज में क्या मिला दोस्तों? समझना, दहेज में क्या मिला? दहेज में बंबई मिला। क्या मिला दोस्तों? बंबई मिला। बंबई दहेज में मिला। और दोस्तों इस बंबई को 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक के बदले दे दिया। किसके? 10 पाउंड वार्षिक के बदले दे दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है ना। अब समझना दोस्तों, यहां पर अपनी कोठियां स्थापित कर ली, ठीक है ना। सबसे पहले आप यहां पर समझना दोस्तों, ये जो मद्रास है, सबसे पहला कोठी सूरत। अब जो अंग्रेजों का सबसे पहला जो गढ़ माना जाएगा वो सूरत माना जाएगा। सूरत के बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर जो अंग्रेजों का जो गढ़ बनेगा वो मद्रास बनेगा। मद्रास में दोस्तों सेंट जॉर्ज किला यहीं पर था। सेंट जॉर्ज जो किला था वो कहां पर था दोस्तों? मद्रास में था, ठीक है ना। एक बार आपको फिर मैं दोबारा भी समझा दूंगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों जो गढ़ बनता है वो मद्रास बनता है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों जो ये बॉम्बई है, ये बंबई गढ़ बनता है। किसका दोस्तों? अंग्रेजों का। कौन सा बनता है दोस्तों? बंबई गढ़ बनता है अंग्रेजों का, ठीक है ना। और बंबई के बाद दोस्तों अंग्रेजों का जो गढ़ बनता है वो कोलकाता बनता है। कौन सा बनता है दोस्तों? कोलकाता बनता है, ठीक है ना। अब समझना दोस्तों, ये जो मद्रास है, ये मद्रास अंग्रेजों का गढ़ बनता है। इसके बाद बंबई बनता है। जो बंबई का जो संस्थापक माना जाता है गेराल्ड ओंगयार को माना जाता है। किसको माना जाता है? गेराल्ड ओंगयार को माना जाता है। गेराल्ड ओंगयार को इसका संस्थापक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसी को पहले यहां का गवर्नर बनाया था, गेराल्ड ओंगयार को। और मद्रास की जब हम बात करें तो दोस्तों फ्रांसिस डे को माना जाता है। किसको? फ्रांसिस डे को माना जाता है। इनको माना जाता है यहां का संस्थापक। तो ऐसे यहां पर ये कोठी स्थापित की जाती है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है ना। ये कोठियां स्थापित कर दी गई। बंबई दहेज में मिल गया। जब 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ था, तो पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज में दे दिया। अब इसके बाद जब बंबई दहेज में आता है, भाई देखो आज भी बहुत सौ को ससुराल से दहेज में बहुत कुछ मिलता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से उस टाइम भी था भाई दहेज में। वो राजा महाराजा हैं
तो वो किसी गांव को, किसी शहर को, किसी जगह को दान में दे, उसमें दहेज में दे देते थे। आजकल कोई 4 व्हीलर दे देता है, कोई कहीं प्लॉट फ्लैट वगैरह दे देता है, ठीक है ना। वही सिस्टम उस टाइम था, ठीक है भाई। तो बड़े लोग हैं भाई, बड़े दहेज में देंगे, ठीक है ना। बम्बई दहेज में दे दिया, ठीक है ना। और इस बम्बई को 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, किसमें, 10 पाउंड वार्षिक के बदले दे दिया, ठीक है ना। यहां तक दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। आप अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अभी तो कलकत्ता की स्थापना बाकी है। किसकी? कलकत्ता की अभी तो स्थापना बाकी है। और कलकत्ता की स्थापना से पहले अभी तो औरंगजेब भी इनको एक बार खदेड़ेगा। अभी तो औरंगजेब भी इनको खदेड़ेगा एक बार, क्योंकि औरंगजेब के सामने दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की जो बुनियाद थी वो नहीं टिक पाई थी। दोस्तों 1686 औरंगजेब 1686 की बात है। कब की? 1686 की बात है। औरंगजेब को यह सूचना मिली थी जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज लूटपाट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लूटपाट कर रहे हैं। तो दोस्तों औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में जो अंग्रेजों का जो गढ़ हुगली था वहां पर सेना भेजी और अंग्रेजों को वहां से भगा दिया। और दोस्तों अंग्रेजों से सूरत और मसूलीपट्टनम, सूरत, मसूलीपट्टनम और ये नागपट्टनम, इन पर दोस्तों क्या करता है, इन्हें औरंगजेब अंग्रेजों से छीन लिया। क्या कर लिया दोस्तों? छीन लिया। किसने? औरंगजेब ने छीन लिया अंग्रेजों से। बाद में 1.5 लाख रुपए दिए। कितने दिए? 1.5 लाख रुपए दिए अंग्रेजों ने जुर्माने के बदले, और फिर बाद में औरंगजेब ने इन्हें सौंप दिया। कहने का मतलब यह है दोस्तों औरंगजेब के समय तक अंग्रेजों की कोई भी ज्यादा नींव यहां पर मजबूत नहीं हो पा रही थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है? 1698 ईस्वी की बात है। 1698-99 ईस्वी की बात है, ठीक है ना। बंगाल का शासक था, बंगाल का शासक जिसका नाम था अजीमुशान, ठीक है ना। अजीमुशान से अनुमति लेकर सूबेदार इब्राहिम खान ने, किसने दोस्तों? इब्राहिम खान ने, ठीक है ना। सूबेदार इब्राहिम खान ने कोलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती, कोलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती, इन तीनों ग्रामों को 1200 रुपए में किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। अब समझना दोस्तों, अब इनका इतिहास बदलता है। बंगाल का जो शासक का जो नाम है उसका नाम है अजीमुशान से अनुमति ली किसने? सूबेदार इब्राहिम खान ने ली। और इब्राहिम खान ने अनुमति लेकर कोलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती, ये 3 ग्राम थे। कितने ग्राम थे? 3 ग्राम थे। इन 3 ग्रामों को 1200 रुपए में किसके लिए दे दिया? अंग्रेजों के लिए दे दिया। और दोस्तों यहीं पर 3 गांवों को मिलाकर, इन 3 गांवों को मिलाकर किसकी स्थापना की जाती है दोस्तों? इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? कलकत्ता की स्थापना की।
कोलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती, इन तीन गांवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना की गई। और कलकत्ता का संस्थापक, अब हम संस्थापक की बात करें, जिसका नाम था जोब चार्नोक। क्या नाम था दोस्तों? जोब चार्नोक था। क्या नाम था? जोब चार्नोक। अगर हम संस्थापक की बात करें तो संस्थापक का नाम था जोब चार्नोक। कोलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती, तीन गांवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना की गई और इसका संस्थापक था जोब चार्नोक। और दोस्तों यहां पर कलकत्ता में दोस्तों फोर्ट विलियम दुर्ग का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? फोर्ट विलियम दुर्ग। अगर दोस्तों हम बात करें सेंट जॉर्ज की बात करें, सेंट जॉर्ज कहां पर है? ये दोस्तों मद्रास में है। कहां पर है? मद्रास में। लेकिन दोस्तों हम बात करें फोर्ट विलियम दुर्ग कहां पर है? कलकत्ता। इसके बाद दोस्तों अंग्रेजों का जो गढ़ होता है वो कलकत्ता बन जाता है और आपको 1911 ईस्वी तक अंग्रेजों का जो गढ़ रहता है वो कलकत्ता रहता है। क्या रहता है? कलकत्ता रहता है। और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। ये वही कलकत्ता है दोस्तों जहां से अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था। ये तीन गांवों को मिलाकर कलकत्ता बना है। कोलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती। क्या है दोस्तों? सूतानाती। ठीक है, यहां पर मात्रा है, साथ पर सूतानाती। ठीक है, इन तीन ग्रामों को मिलाकर दोस्तों कलकत्ता बना। इस कलकत्ता को जो तीन गांव दिए थे 1200 रुपए में ही दिए थे और इसका संस्थापक जोब चार्नोक है। ठीक है ना। और यहां पर जो दुर्ग का निर्माण कराया वो फोर्ट विलियम दुर्ग का निर्माण कराया। 1699 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक जो भारत का जो गढ़ रहता है वो कलकत्ता रहता है। ठीक है, यहां तक दोस्तों ये बात हो गई। आपको मैंने औरंगजेब के बारे में भी समझा दिया है क्योंकि औरंगजेब ने भी इन्हें खदेड़ दिया था दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद जो मुगल बादशाह रहते हैं निठल्ले टाइप के रहते हैं और उसके बाद दोस्तों अंग्रेजों को लगता है कि भारत में शासन भी किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? एक फारूक शियार एक शासक है। फारूक शियार मुगल शासक। क्या है दोस्तों? मुगल शासक है फारूक शियार। ठीक है ना। कहा जाता है दोस्तों फारूक शियार बीमार हुए। क्या हुए दोस्तों? बीमार हुए। ठीक है ना। तो दोस्तों जॉन शर्मेन, क्या नाम दोस्तों? जॉन शर्मेन। इसके नेतृत्व में एक डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन। क्या नाम था दोस्तों? हैमिल्टन। ठीक है ना। हैमिल्टन ने फारूक शियार का क्या किया? इलाज किया। क्या किया दोस्तों? इलाज किया यहां से। अब भाई शासक है, ये घटना है, इलाज किया, ये घटना है 1717 ईस्वी की। अब भाई शासक है तो उसके आदेश भी चलते हैं। इलाज किया तो ये भाई फारूक शियार सही हो गया। अब भाई सही हो गया तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना भाई, इलाज किया है तो उन्हें भाई हमारा कुछ तो करेगा भाई। तो फारूक शियार ने क्या किया दोस्तों? फारूक शियार ने इनके लिए क्या किया? अंग्रेजों के लिए 1717 ईस्वी में क्या करता है दोस्तों?
3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले, 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे दिया, ठीक है भाई। कितने रुपए में? 3,000 रुपए में, ठीक है ना। और दोस्तों सूरत में 10,000 रुपए वार्षिक के बदले अधिकार दिया कर मुक्त व्यापार करने का, ठीक है ना। ये आदेश दे दिया, ठीक है ना। इसे दोस्तों इतिहासकार ओम्स ने क्या कहा है? इसे इतिहासकार ओम्स ने मैग्ना कार्टर भी कहा है, मैग्ना कार्टर या मैग्ना चार्टर भी कहा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है दोस्तों, जो ये व्यापार करने का अधिकार फारूक सियार ने दिया था, अब दोस्तों ये अंग्रेज क्या करे, बस रुपए इतने देने पड़ रहे हैं, कितना आयात करें निर्यात करें कोई लेना देना नहीं। और ये अंग्रेज जो अधिकारी थे ये क्या करते थे, अंग्रेजों को कर देना नहीं था भाई। अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे, भारतीयों को कर देना पड़ता था, भारतीयों के सामान को अपना बनाकर निकाल देते थे कर मुक्त। अब यहां के शासकों को नुकसान होते थे, इसीलिए दोस्तों बंगाल के शासक कौन कौन से दोस्तों, बंगाल के शासक मीर कासिम इसी का विरोध करते हैं, और मीर कासिम भी भारतीयों को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे देते हैं, जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आता। और उसी के कारण दोस्तों ये सारे युद्ध होते हैं। प्लासी का युद्ध भी प्लासी के युद्ध के पीछे भी कहीं ना कहीं ये कारण छुपे हुए थे, बक्सर के युद्ध के पीछे भी ये कारण छुपे हुए थे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद तो अंग्रेजों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा दोस्तों। ये दोस्तों जो अधिकार दिया है ये बहुत ही बेकार अधिकार था दोस्तों, जो 1717 में दिया था। तो दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में पैर जमने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो एक प्राइवेट कंपनी थी जो व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि भारत में शासन भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, जो यहाँ के शासक थे जो आपस में ही आपसी लड़ाइयों में ही उलझे हुए थे, उसके बाद तो सोच लेते हैं अंग्रेज के भारत पर अब शासन भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का आगमन। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक होगा फ्रांसीसियों का आगमन, और फिर बाद में जो अंग्रेज थे वो सफल क्यों हुए, फ्रांसीसियों से कौन से युद्ध हुए, वो सारी घटनाएं, फिर बंगाल में अधिकार, मैसूर के से संघर्ष, और दोस्तों फिर मराठों से संघर्ष, वो सारी चीजें हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जुड़े रहें।